हेलो दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है क्लाइमेक्स क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों मैं टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, ग्रेड एमटीएस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए। दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट 4 बना चुका हूँ, ये पार्ट 5 है। दोस्तों आप कमेंट जरूर बताइएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ और आपके कितने मार्क्स आए। दोस्तों सबसे पहले एक मोटिवेशन क्वार्ट्स मैंने रखी हुई है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मंजिल है और आपको मंजिल को प्राप्त करने का विश्वास है अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर कि हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सत्य है कि आप उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बस आपके पास विश्वास होना चाहिए। आपके पास असफलताएं आएंगी पर आपको हार नहीं मानना, आपको अपने पर विश्वास रखना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है कि हमें मंजिल को प्राप्त करने और दोस्तों आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कथक या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। दोस्तों तमिलनाडु तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो सीएम हैं के पलानीस्वामी हैं। दोस्तों चेन्नई से रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि चेन्नई भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह है और चेन्नई अडयार नदी किनारे स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है जो कि तेलंगाना में है। अभी याद हैदराबाद, उसके बाद 2024 बाद दोस्तों इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। दोस्तों इसके सीएम है जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी की राजधानी दोस्तों लखनऊ है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों ये केरल से रिलेटेड है। केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है, पी विजयन। दोस्तों ये कुछ फेमस शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भरतनाट्यम दोस्तों दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु, इससे फेमस जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका नाम यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक दोस्तों उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश और इसके संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, बहुत फेमस है बिरजू महाराज। इनका पेपर में जो आता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की शैली थे, तो याद रखिएगा कथक से, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दोस्तों कथकली केरल से रिलेटेड है और कृष्ण नायर इसके संबंधित व्यक्ति हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, इसकी यामिनी कृष्णमूर्ति है, यानी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और केलू चरण महापात्र इससे संबंधित व्यक्ति हैं। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और निर्मल मेहता इससे रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम दोस्तों मैंने बताया था मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली से रिलेटेड जो व्यक्ति कृष्ण नायर, जबकि मोहिनी अट्टम से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो हेमा मालिनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिखा टंडन, ऑप्शन नंबर बी शिवानी कटारिया, ऑप्शन नंबर सी आरती शाह या फिर ऑप्शन नंबर डी सानिया मिर्जा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। अगर क्वेश्चन दोस्तों चेंज हो जाए थोड़ा था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है, महिला कट जाए प्रथम भारतीय पूछा जाए, तो याद रखिएगा मिहिर मूसा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था 1958 में। याद रखिएगा दोस्तों सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर हैं, ये दोनों स्विमर हैं, भारतीय स्विमर, और सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर हैं। याद रखिएगा दोस्तों सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में बहुत क्वेश्चन आते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं पता होता है कि दोनों का नाम एक जैसा लगता है। याद रखिएगा सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है, वहीं साइना नेहवाल जो दोस्तों है वो बैडमिंटन से, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। याद रखिएगा
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हैं प्रथम से जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? तो उनका नाम था फातिमा बीवी। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे हाई कोर्ट के? तो याद रखिएगा दोस्तों सैयद महमूद। दोस्तों भारत की न्यायाधीश हाई कोर्ट की प्रथम महिला कौन थी? तो अन्ना चांडी, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हाई कोर्ट की थी लीला सेठ। प्रथम आईएएस ऑफिसर महिला कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय आईपीएस ऑफिसर याद रखिएगा दोस्तों आईसीएस ऑफिसर तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। वहीं प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। प्रथम महिला शासक उस तरह की रजिया सुल्तान थी। यूएनओ की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे तेनजिंग नोर्गे। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958। दोस्तों मिहिर सेन है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला दोस्तों आरती साहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट दोस्तों इसे ढावन सोडा भी बोलते हैं। वहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसे दोस्तों बेकिंग सोडा बोलते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दोस्तों ये कुछ फेमस पदार्थ हैं और उनके केमिकल फॉर्मूले रासायनिक सूत्र को दिया गया है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे दावन सोडा क्या होता है Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा का क्या होता है NaSCO3। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखिएगा CaOCl2। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट .2H2O। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जहाँ 2H2O की जगह हाफ H2O होगा। भारी जल का दोस्तों याद रखिएगा D2O। लाफिंग गैस का दोस्तों रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कास्टिक सोडा का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं साधारण नमक का जो पेपर पूछा गया था NaCl। और अम्ल राज दोस्तों रखिएगा HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर होता है। दोस्तों इसको इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया, याद रखिएगा एक्वारेजिया बोलते हैं अम्ल राज को। और ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। दोस्तों कोई कोई पेपर में इसका रेशियो पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा 1:3। कैसे देखिए यहाँ पर 3 है तो इस 3 को यहाँ HCl के पास भेज दीजिए तो इसका रेशियो आएगा 1:3, यानी 1 भाग होता है नाइट्रिक एसिड और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो शांति का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी उल्लू, ऑप्शन नंबर सी कौवा, ऑप्शन नंबर डी मोर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबूतर। शांति का प्रतीक जो पक्षी है दोस्तों उसका नाम कबूतर है। दोस्तों इसी से क्वेश्चन बता देते हैं और भी। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सभी जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दोस्तों मोर का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा पावो क्रिस्टेटस, याद रखिएगा पावो क्राइस्टेटस, क्रिस्टेटस, ये स्टेटस हो गया उसमें क्राई जोड़ दीजिए तो पावो क्राइस्टेटस। दोस्तों मोर का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और इसका साइंटिफिक नेम होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा, याद रखिएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ है
बरगद। और बरगद का रासायनिक नाम क्या है? बरगद का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? सॉरी, रासायनिक नाम नहीं, साइंटिफिक नाम। तो बात बरगद का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस याद रखिएगा, फाइकस बेंगालेंसिस, BENGALENSIS, फाइकस बेंगालेंसिस। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। जो पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। दोस्तों अभी जाइलम फ्लोएम क्या होता है? तो दोस्तों प्लांट टिश्यूज में दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है मेरिस्टमेटिक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में जो परमानेंट टिश्यू होता है उसी के एक पार्ट होता है जाइलम और एक पार्ट होता है फ्लोएम। दोस्तों जाइलम का काम क्या होता है? दोस्तों जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है। याद रखिएगा, दोनों संवहन ऊतक है, यानी कि ये ट्रांसफ़र करते हैं। जाइलम क्या करता है दोस्तों? जाइलम जड़ से, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ से इतने भी पानी होता है, खनिज लवण होता है, उन सबको पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? जो पौधों की पत्तियों में खाना बनता है, जो वहाँ पे फूड बनता है, उसको पौधों के अन्य भागों तक फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू खाना पहुँचता है पेड़ों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी का अर्थ क्या होता है? जीएसटी का अर्थ क्या होता है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ एंड सेल टैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुड्स एंड सेल टैक्स। तो दोस्तों इसका बहुत बिल्कुल सही आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जीएसटी दोस्तों 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। हमारे भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म जो ऊपर पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। दोस्तों एक पेपर में लोक नृत्य के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। गुजरात के कुछ फेमस लोक नृत्य जैसे गरबा, डांडिया, ये गुजरात के फेमस लोक नृत्य हैं। बिहार के, राजस्थान के घूमर, महाराष्ट्र का दोस्तों लावड़ी, तमाशा, दही हांडी। देखिए दोस्तों ये कुछ फेमस लोक नृत्य की लिस्ट दी गई है जिसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे बिहू, बिछुआ और सतरिया असम राज्य का लोक नृत्य है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सरहुल कर्मा जट जाटिन झारखंड का लोक नृत्य है। छाऊ दलचाई माया सवरी उड़ीसा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों याद रखिएगा रासलीला नौटंकी कजरी यूपी का लोक नृत्य है। छपेली और चांचरी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का इसका नाम है, उसका लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब या हरियाणा का लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली, पनिहारी राजस्थान का लोक नृत्य है। वहीं गरबा, डांडिया और रास गुजरात का लोक नृत्य है। लावड़ी यही पेपर में पूछा गया था, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी या लावनी एक ही चीज़ है दोस्तों। तमाशा, दही हांडी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मोनी अट्टम, थुलाल पदावनी केरल का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। डंडा या रैस नाचा सुआ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छऊ और मगही बिहार का लोक नृत्य है। वहीं करगम और कबलतम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। दोस्तों ये लिस्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रसून जोशी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों कुछ फेमस बुक्स हैं और उनके राइटर हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। 3 पुस्तकें याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड एंड इंडिया 2020। ये एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें बोलते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। अगले दोस्तों, माई प्रेसिडेंशियलिस्ट डॉक्टर आर वेंकट रमन, हितोपदेश नारायण पंडित, आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, मालती माधव भवभूति, अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। याद रखिएगा ये बहुत बार पेपर में पूछेगी, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी महानदी निकलती है, और तीसरी सोन नदी निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी को याद रखिएगा रेवा के नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जानते हैं। और मध्य भारत में ये एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ये 5वें नंबर पे आती है दोस्तों। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके उद्गम से दोस्तों पश्चिम की ओर ये 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। 3 राज्यों से होकर बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी सूचना और प्रौद्योगिकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यायतंत्र। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए कृषि। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। दोस्तों प्राथमिक में कौन से आते हैं? प्राथमिक कृषि क्षेत्र प्राइमरी प्राथमिक में आते हैं, और भारत की जीडीपी में इनका योगदान 13% है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में इनका योगदान 13% है। द्वितीयक में दोस्तों आते हैं उद्योग के क्षेत्र, जितने भी उद्योग के क्षेत्र होते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं, जैसे खनन हो गया, विनिर्माण हो गया, गैस बिजली हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ये सब। और थर्ड में जो आते हैं दोस्तों, तृतीयक में जो आते हैं वो आते हैं सेवा क्षेत्र का दोस्तों जीडीपी में जो योगदान होता है 53% होता है। वहीं सेकेंडरी में जो होते हैं उद्योग क्षेत्र, उनका जीडीपी में योगदान वर्तमान में 30% है। सेवा क्षेत्र में दोस्तों जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, प्रसारण हो गया, सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ऑप्शन नंबर ए जार के पतन को, ऑप्शन नंबर बी रूसी क्रांति को, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड की क्रांति को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति को। बेस्टिल जेल पर जो जनता का हमला हुआ उसने फ्रांस की क्रांति को जन्म हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है और यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। अब पेरिस दोस्तों एक बार पूछा गया था पिछली वीडियो में कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। रूसी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो रूसी क्रांति दोस्तों 1917 ईस्वी में हुई थी। अमेरिकी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो अमेरिकी क्रांति 1789 में हुई थी। 1776 में हुई थी। 1776 में हुई थी अमेरिकी क्रांति दोस्तों। अमेरिका क्रांति दोस्तों 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति
तो याद रखिएगा इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, 1688 ईस्वी में हुई थी। और इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड तीन से चार जो आंदोलन है वो जरूर याद रखिएगा, जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन। चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल 1917 में हुआ था, वही 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। उसके बाद दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो पेपर में प्रश्न आते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। दोस्तों अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सभा हुई थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला दोस्तों राजा राम मोहन राय, इन्हें दोस्तों भारतीय पुनः जागरण के अग्रदूत भी बोलते हैं और आधुनिक भारत के जनक भी इन्हें बोलते हैं, आधुनिक भारत के जनक। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज की। दोस्तों महात्मा बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक के गणराज्य के मुखिया थे। ये किस गणराज्य के मुखिया थे? याद रखिएगा ये शाक के गणराज्य के मुखिया थे। दोस्तों जैसे इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है और इनकी मौसी जो इनकी माँ भी होती हैं, सौतेली माँ होती हैं, नाम होता है प्रजापति गौतमी, वही इनका लालन पालन करती हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों याद रखिएगा पूछा था कि बौद्ध धर्म सबसे पहले किसने ग्रहण किया था, तो बौद्ध धर्म को सबसे पहले ग्रहण करने वाले जो थी वो थी गौतमी प्रजापति। याद रखिएगा गौतमी प्रजापति ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पिटक हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे। 3 पिटक, त्रिपिटक इसे बोलते हैं, त्रिपिटक, जिनमें कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं, वहीं सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है, आनंद ने। अब दोस्तों आनंद कौन थे? आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। वहीं दोस्तों अभिधम्म पिटक को जिसमें बौद्ध धर्म की फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया गया उसको मोगलीपुत्र तीस ने लिखा, मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है। मोगलीपुत्र दोस्तों सम्राट अशोक के गुरु थे, सम्राट अशोक के गुरु थे और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी टिबिया, ऑप्शन नंबर सी रेडियस या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्ना। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ऑप्शन नंबर ए फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी? तो याद रखिएगा फिब्यूला मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स, ये कान में पाई जाती है। कान में दोस्तों टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6 हड्डियाँ यानी 3 जोड़ी। ये हड्डियाँ जो दोस्तों पैरों में पाई जाती हैं, फीमर, टिबिया, फिब्यूला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? यूएसएसआर किस वर्ष में टूटा था? 2000, ऑप्शन नंबर बी 1880, ऑप्शन नंबर सी 1900, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1991। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए, एनी अदर नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर सी आरती शाह या फिर ऑप्शन नंबर डी साक्षी मलिक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। तो दोस्तों ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक में, उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी पीवी सिंधु। दोस्तों पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है और साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। पीवी सिंधु का सम्मान हैदराबाद तेलंगाना से है, वहीं दोस्तों साइना नेहवाल जो है वो हिसार हरियाणा से है, हिसार हरियाणा से है। दोस्तों आरती सागर हम बताया था इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वहीं साक्षी मलिक दोस्तों जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ये रेसलिंग से संबंधित है और भारत में हरियाणा से बिलोंग करती हैं। दोस्तों पीवी सिंधु जी की इमेज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1909 में, ऑप्शन नंबर बी 1800 में, ऑप्शन नंबर सी 2009 में, ऑप्शन नंबर 2001 में। तो याद रखिएगा श्रीलंका में गृह युद्ध दोस्तों 2009 में समाप्त हुआ। दोस्तों श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ था दोस्तों, इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। वहीं यहाँ के पीएम है महिंदा राजपक्षे। पीएम का नाम है महिंदा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थाइमस, ऑप्शन नंबर बी पीनियल, ऑप्शन नंबर सी एडिनल या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल। तो दोस्तों याद रखिएगा दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र, एक होता है बाह्य स्रावी तंत्र। दोस्तों बाह्य स्रावी तंत्र उन्हें बोलते हैं जब ग्रंथि से केवल एंजाइम निकलता है। जब किसी ग्रंथि से या ग्लैंड से एंजाइम निकलता है तो उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, बाह्य स्रावी तंत्र बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, बाह्य स्रावी तंत्र बोलते हैं। जब किसी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, तो दोस्तों उसे अंतरास्रावी तंत्र बोलते हैं। अगर दोस्तों किसी ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है तो उसे अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, क्योंकि उससे एंजाइम भी निकलता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये एंजाइम भी निकलते हैं। और साथ में इनकी जो लंगर है इसकी बीटा सेल होती है, उनसे इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो अग्नाशय है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप सोच रहे होंगे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों हमारे शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत, लीवर। हमारी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल ग्रंथि, क्योंकि लाल ग्रंथि से केवल एंजाइम निकलते हैं, इसलिए अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा टाइलिन। लाल ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये लाल ग्रंथि के बारे में दिखाया गया है। लाल ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाब किस प्रकार की राशि है? प्रेशर किस प्रकार की राशि? ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी टेंसर राशि, फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दाब जो है एक अदिश राशि है। अब दोस्तों अदिश राशि क्या होती है? तो दोस्तों ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी माप होता है, मैग्नीट्यूड यानी यूनिट मात्रा होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, दूरी हो गई, ये सब अदिश राशि हैं। वही दोस्तों अगर किसी भौतिक राशि में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में जैसे दोस्तों वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब सदिश राशि में आती हैं। दोस्तों अब आता है टेंसर राशि किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों कुछ राशि ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, या डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट डायरेक्शन होती है, तो उसे टेंसर राशि कहते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है। दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है दोस्तों। दोनों में मेन अंतर तो ये है कि दाब जो एक अधिशासी है वहीं प्रतिबल एक सदिशासी है। तो दोस्तों इसी कारण हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आप 20 में से जितने भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर दे पाए हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 20 में से कितने नंबर लेके आए हैं, ताकि मुझे पता चले। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे थे ये बताइएगा, और आपको कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ 10 टेस्ट क्वेश्चन, जिसमें से जितनी प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 बन चुके हैं 5 क्वेश्चन उसमें जो हैं, और 5 क्वेश्चन जो मैं वीडियो बनाते समय एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उनसे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको कितना याद होता जा रहा है पेपर के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, बैमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, जैसे अनुप्रस्थ हैं या फिर अनुदैर्ध्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, मैंने ऊपर भी बताया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है। दोस्तों अगर आपके लिए भी जीएस याद करना बहुत कठिन हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसे टॉप 20 जीएस क्वेश्चन लाता रहूँगा और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहूँगा। धीरे धीरे आपकी जीएस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपको लगभग जीएस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे अगर शेयर करेंगे दोस्तों तो उनके तक भी वीडियो पहुँचेगी और वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसी और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।